राधे राधे एवरीवन, ऑल यू वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गेम्स। आज हम लोग मेंस बिहार दरोगा मेंस का दूसरा टेस्ट करेंगे। उसका सारा सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे। एक एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बस मैथ का एक्सप्लेनेशन, बस आंसर बताया जाएगा और मैथ आप लोग को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर तो यहाँ बता दिया जाएगा और उसको सॉल्व करना है। हम लोग उसको शॉर्ट्स में, मैथ के शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। और ये बिहार दरोगा का होने वाले मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला, मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे ही इस टेस्ट सीरीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। और ये पहला क्वेश्चन रहा आपका, पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथनों पर विचार करना और क्या बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो पहला है, भूरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भूरिया समिति की सिफारिश पे हुआ था। अगला है, पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू है। तो पेशा अधिनियम किस में लागू है? तो 5वां शेड्यूल में लागू है, 5th शेड्यूल में के 10 स्टेट में लागू है। 5th शेड्यूल आपका शेड्यूल एरिया से रिलेटेड होता है, उसी में 10 राज्यों में लागू है। और तीसरा क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय को स्वशासन प्रदान करना है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई नहीं, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कथन यह है, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट में बर्फ का टुकड़ा, मतलब कोई भी हम लोग बर्फ डालते हैं ऐसे नॉर्मल पानी में तो ठंडा हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिसमें पेय ठंडा हो जाता है। मतलब कोई भी पानी ठंडा हो जाता है, तो ये मतलब उसका कारण है, किस वजह से पानी ठंडा होता है, तो ये कारण में वही स्टेटमेंट दिया है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर हमारा। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, विजयालय। तो इसका सबसे ज्यादा बता रहा है, सबसे ज्यादा किसमें हुआ था? तो सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रथम में हुआ था। सर्वाधिक बता रहा है ना, तो सबसे ज्यादा राजेंद्र प्रथम में हुआ था। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया था राजेंद्र प्रथम ने, और उसके बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। इसलिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन एक, बस ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, केवल वन। क्योंकि राजराज प्रथम राजा बहुत अच्छा राजा था चोल का, बट सबसे ज्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम में हुआ था। राजराज को कुछ मंदिर बनाया था, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया था, बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। और विजयालय जो है वो चोल डायनेस्टी का, चोल साम्राज्य का प्रथम शासक है। विजयालय प्रथम फर्स्ट शासक है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 6 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आसियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आसियान के संदर्भ में बताना है, तो पहला सही कथन बताना है, हमें सही कथन बताना है आसियान के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट है आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से होती है। ये बिल्कुल सही है, आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था बैंकॉक घोषणा पत्र से। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, फिलहाल इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में, तो ये भी सही है। और वर्तमान में इसमें 11 सदस्य हैं। वो कितने सदस्य हैं आसियान में? 11वां कौन हुआ है? ईस्ट तिमोर हुआ है। ईस्ट तिमोर हुआ है 11वां सदस्य। और ये क्वेश्चन आएगा कि भारत आसियान के 11 सदस्यों में से नहीं है, वो स्पेशल सदस्य में से भारत है, 11 सदस्य में नहीं है। 11 सदस्य टोटल है आसियान में। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ। दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ। दक्कन पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ और दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है। दक्कन पठार का निर्माण बैसाल्ट चट्टान से हुआ है, लेकिन दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे को कैरी नहीं कर रहे, एक दूसरे को व्याख्या नहीं दे रहे हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा ए और दो, दोनों सही है बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बैंगनी। ये सब क्वेश्चन हम अपने शॉर्ट्स में इसको कराएंगे एक्सप्लेन करके, मतलब बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स में। तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करें
जिससे आपको जब हमारा रीजनिंग का आए शॉर्ट्स तो आपको पता चल जाए। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों को सही क्रम को चुनिए। सही क्रम को चुनना है। तो क्या है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से टॉप स्टेट है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोवा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए? अमेरिका का 13 जो ब्रिटेन का ही उपनिवेश था अमेरिका, उसके 13 उपनिवेश ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हो गए? किस राजा के टाइम? फ्रांस के सॉरी हाँ, ब्रिटेन से अलग हुए तो उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो फ्रांस का राजा उस समय था ऑप्शन डी, लुई 16वां था। ना लुई 14वां था, ना लुई 15वां था, लुई 16वां था। तो लुई 16वां कब राजगद्दी पर बैठा है? लुई 16वां 1774 में बैठा था। 1774 में 774 में लुई 16वां बैठा था राजगद्दी पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो लिस्मेनिया का क्या होगा? तो द्विखंडन होगा, द्विखंडन। ईस्ट का क्या होगा? तो मुकुलन होगा। प्लाज्मोडियम का क्या होगा? प्लाज्मोडियम का बहुखंडन होगा। हाइड्रा का क्या होगा? हाइड्रा का होगा पुनर्जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हाँ, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है? तो जो 9 से विभाज्य होगा, क्योंकि 9 × 9 81 होता है, वही 81 से विभाज्य होगा। तो 9 × 9 जो होता है, इसमें देख लेते हैं कौन, मतलब 9 का डिविजिबिलिटी होता है सारे डिजिट का सम। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 5 2 7 3 10 2, ये नहीं होगा। फिर ये देखते हैं, ये भी नहीं होगा। फिर 5 8 तो 8 5 13, 5 18 4 22, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 6 13, 5 18, तो ये 18 हो गया, 9 से डिवाइड होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय को संबंधित विषय से मैच कराना है। लॉर्ड एलनबरो क्या है? तो भारत में दास प्रथा का अंत किया था लॉर्ड एलनबरो ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया था? विधि आयोग का गठन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड मेयो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया था लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड लैंसडाउन क्या किया था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था सम्मत आयु विवाह अधिनियम 1892 का, ये 1892 का। चलिए इसका तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। सही नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर तो कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985-87 में स्थापित किया गया था और यह बर्फ में दब गया है। तो क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1985-87 नहीं होगा, 83-84 होगा। 1983-84 में बना था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। 83-84 में दक्षिण गंगोत्री बना था अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र। दूसरा, हिमाद्री नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है हिमाद्री। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। अगला, केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से संबंधित शोध करता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। जो समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था, ये गुजरात के भावनगर में है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 3 सही नहीं है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 या जो संविधान संशोधन का अनुच्छेद है के तहत संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन चुनना है, गलत चुनना है। इसमें कौन सा चुनना है? असत्य कथन चुनना है। अनुच्छेद 368 2 प्रकार से संविधान संशोधन की व्यवस्था करता है, ये सही है। 24वां संविधान संशोधन 1971 ने राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाता है, ये भी सही है। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक को पास किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट
क्योंकि दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बैठक का प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक का। अगला क्वेश्चन, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आंसर, तो ओनली तीसरा वाला बस गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनसैंग भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन के दौरान आया था। हर्षवर्धन के शासन के दौरान आया था। वेनसैंग भारत आने प्रथम चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान आया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो पहला नहीं था, तीसरा था। सबसे पहले फाहियान, फिर संयोगन, उसके बाद वेनसैंग आया था, प्रथम नहीं था। ठीक है, सुलेमान अरबी लेखक था जो अमोघ वर्ष 1 के शासनकाल में के दौरान भारत आया था, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। अमोघ वर्ष के दौरान इस अरबी लेखक सुलेमान आया था। अगला है, चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा 510 ईस्वी से 515 की ईस्वी के बीच की थी, तो ये गलत है। 515 से 520 तक था इसका, तो दो स्टेटमेंट गलत है। सही पूछा है ना, तो ओनली टू सही है। ओनली टू सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, मैच करना है। मैग्नेटाइट खनिज को शीर्ष भंडारण वाले, रिजर्व वाले हाईएस्ट रिजर्व वाले स्टेट से मैच करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाँ मैग्नेटाइट का क्या होगा, मैग्नेटाइट का हो जाएगा आपका, मैग्नेटाइट का होगा कर्नाटक। सोना का क्या होगा, सोना सबसे ज्यादा कहाँ पे रिजर्व है, सोना बिहार में है। बॉक्साइट कहाँ पे रिजर्व है, बॉक्साइट का उड़ीसा में। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेफाइट का है तो अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक KCl, HCl, CCl4, NaCl, कौन सा आयनिक नहीं है, तो इसमें से आयनिक कौन है, HCl आयनिक नहीं है और CCl4 आयनिक नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 और 3 नहीं है। अगला है, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। भारत, ईरान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, कौन सा देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस किया है, तो ये किया है आपका ईरान ने। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है ईरान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है, 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी, तो ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। इसके तहत प्राइवेट कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया, तो ये सही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, तो ये सही है। दादा भाई नौरोजी वाला गलत है क्योंकि दादा भाई नौरोजी का स्टेटमेंट नहीं था, गोपाल कृष्ण गोखले का था। किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले का था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय यानी पैंक्रियाज रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचा देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को। ट्रिप्सिन पाइसीभूत वसाओं को पचा देता है और लाइपेज प्रोटीन को। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को। इसमें से कौन सा वर्क है अगर पैंक्रियाज का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पाइसीभूत वसाओं को, ये पैंक्रियाज का फंक्शन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, ऑड निकालना है हमें, ऑड बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सब जितने भी रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन है इस सेट में, उसका हम लोग शॉर्ट वीडियो में बनाएंगे, जो कि 5 से 10 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा। तो इसके लिए हमारे शॉर्ट्स को देखते रहना, यूट्यूब शॉर्ट्स को फॉलो करें, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं देखना है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग। डो जोन्स न्यूयॉर्क का है शेयर बाजार। हैंगसेंग हांगकांग का है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का होगा। वार्सा पोलैंड का, तो सी पे डाउट है, सी ही आंसर होगा। फ्रैंकफर्ट कहाँ का है बताते हैं। फ्रैंकफर्ट है आपका, फ्रैंकफर्ट सिटी भी है जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में नहीं है, जर्मनी में है फ्रैंकफर्ट कहाँ है, तो जर्मनी में।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सदिश यानी वेक्टर और स्केलर। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है और बताना क्या कौन सा सत्य है। सदिश राशि में दिशा होती है परंतु परिणाम नहीं होता। बोला डायरेक्शन होता है पर मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होती है, तो ये भी गलत है। स्केलर क्वांटिटी में बस मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ओनली 3 सी, केवल तीसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तारिक उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन थे? तारिक उल हिंद बुक कौन लिखा है? अल-बरौनी, मिनहाजुल सिराज, हसन निजामी या जियाउद्दीन बरनी, कौन लिखा है? तो राइट आंसर होगा अल-बरौनी। ये लिखा है तारिक उल हिंद। और ये कब आया था भारत? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। मोहम्मद गजनवी के साथ ये आया था, भारत आया था, और ये वही लिखा था तारिक उल हिंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 2025 में किसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? किसको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का? तो नेहान हिंडाकियो, हांगकांग, जेम्स रॉबिन्सन, मारिया कोरिना मचाडो। शांति का किसको मिला है? तो ये वेनेजुएला की थी, मारियाना कोरिना मचाडो। डी, ऑप्शन डी को मिला है। लेकिन हाल ही के न्यूज़ में ये पाया गया कि इन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, बट अभी उस पर विवाद चल रहा है, तो अभी कंफर्म नहीं है। तो हमारा आंसर अभी यही होगी, मारिया कोरिना मचाडो, ये होगी। ये वेनेजुएला की है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का त्याग करने या हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर यही होगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है। चलिए, तो इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में वृद्धि होती है और विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता में वृद्धि होती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन हमें ढूंढना है, तो गलत कथन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, संसद भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, ये भी सही है। संसद द्वारा बनाए गए नवनिर्मित राज्य संबंधित कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, तो ये भी सही है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संसद किसी नए राज्य के गठन के लिए केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल कर सकती है, तो ये गलत है। उनसे राय नहीं लिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश से, बस राज्यों से होता है, मतलब संबंधित जो होता है। यूटी शामिल नहीं होता है इसमें, यूटी नहीं शामिल होता है। तो स्टेटमेंट हो जाएगा, इसका गलत ढूंढना था हमें, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, यही होगा। अगला है, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? मेटकॉफ ने, AR देसाई ने, कार्ल मार्क्स ने या महात्मा गांधी ने? किसने बोला था गांव एक लघु गणराज्य है? ये कौन बोला था? तो ये कथन है चार्ल्स मेटकॉफ का है। 1830 के दशक में भारतीय गांव अपने मामलों में आत्मनिर्भर और अस्थिर थे, भले ही शासक बदलते रहते थे। महात्मा गांधी ने, ये मेटकॉफ का था, और बाकी महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा के माध्यम से आत्मनिर्भर गांवों की वकालत की थी महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 हो गया था हमारा, 30 देखते हैं। 30 में, कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या कार्य होता है? इंटरनेट एक्सेस देना, डेटा स्थायी रूप से स्टोर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, स्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? मुख्य कार्य क्या है? तो डी है, अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना। अगला है, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए CO2 तथा जल होता है, पायरुविक अम्ल होगा, लैक्टिक एसिड होगा या ऑक्सीजन तथा वाटर होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड।
अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीज कुरियन को, ए और बी दोनों को। किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है, इनको हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन हमारा राइट आंसर अभी क्या होगा? भारत का पूछ रहा है तो एम.एस. स्वामीनाथन होगा। ये वर्ल्ड में है, वर्ल्ड में है नॉर्मन बोरलॉग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का स्थापत्य असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापतित्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में हुई। पूना पैक्ट समझौता पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सप्रू से हस्ताक्षर किए। तो कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा और दूसरा दोनों गलत है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का सभापति ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में नहीं हुआ था, अप्रैल में नहीं हुआ था, 1931 में हुआ था, 5 मार्च को हुआ था, मार्च को हुआ था दिल्ली वार्ता। जो गांधी इरविन पैक्ट है उसी को दिल्ली पैक्ट बोलते हैं। 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च को हुआ था। अगला है, पुनः पैक्ट समझौते पर गांधी जी की ओर से तेज बहादुर सप्रू ने हस्ताक्षर किए थे। गलत है। तेज बहादुर सप्रू ने नहीं किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। एमएमएम ने, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन से देश में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी? स्विट्जरलैंड में है, भारत में है, अमेरिका में है या ब्रिटेन में है? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी 32 कंट्री स्विट्जरलैंड में देखी जाती है। इनमें से स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? हेमिस, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा कौन है इनमें से? तो ऑप्शन सी है, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में। ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यह द्वीप समूह की समुद्री जैव विविधता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह परिभाषा किसने दिया था? यह स्टेटमेंट, ये डेफिनेशन कौन दिया था? जॉनसन ने, रिजले ने, ऑर्गबन व नीमकॉफ ने या मैकाइवर ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्गबन व नीमकॉफ ने। व नीमकॉफ ने स्टेटमेंट दिया था। जॉनसन जो पहला ऑप्शन है हमारा जॉनसन, वो समाजशास्त्र के सामाजिक समूहों का अध्ययन किए हैं। उन्होंने कहा था समाजशास्त्र और सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है जॉनसन ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? पहला है, वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने फिसलने का कार्य करता है स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो ये भी सही है, आपस में एक दूसरे का विरोध करता है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में, मतलब फ्रिक्शन क्या होगा, जो अपोजिट फोर्स लगाता है, इस वजह से वो विरोध करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण होता है, ये भी सही है। रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, तो गलत है। स्लाइडिंग घर्षण रोलिंग घर्षण में अधिक होता है तथा मशीनों में बॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है, गलत है। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। 39 नंबर क्या है? कौन सा इसमें भी गलत पहचान है? कौन सा युग्म, कौन सा पेयर असत्य है? गुप्त वंश से संबंधित शासक, गुप्त वंश से संबंधित शासक, गुप्त वंश महेंद्रादित्य सही है। पाल वंश महिपाल वन, ये भी सही है। सेन चौहान वंश यशोवर्मन, यशोवर्मन चौहान नहीं थे, ये चंडेल थे, ये गलत हो जाएगा। चौहान व पृथ्वीराज चौहान आता है, यशोवर्मन चंडेल थे, चंडेल। हाँ, सेन वंश लक्ष्मण सेन, ये सही है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी सही नहीं है। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, कल्पना सुधारक परीक्षा में ये परसेंटेज का है, सॉल्व हो जाएगा ये। इसको हम लोग शॉर्ट्स में कर लेंगे, बहुत आसान भाषा में करेंगे इसको, बहुत जल्दी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, जो एग्जाम में समय बचा है। इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 58% हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर।
निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। ये भी फॉल्स पेयर ढूंढना है, कौन सा गलत है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी, ये पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी ये सही है। बाणसागर परियोजना सोन नदी ये भी सही है। तुलबुल परियोजना झेलम ये भी सही है। श्रीशैलम परियोजना तुंगभद्रा, श्रीशैलम परियोजना ये तुंगभद्रा पे नहीं है। श्रीशैलम परियोजना कहाँ पे है, एक मिनट, श्रीशैलम परियोजना तुंगभद्रा नदी, तो ये गलत है। तुंगभद्रा नदी पे नहीं है, कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पर है। और उसके बाद है 42 क्वेश्चन नंबर। फिर इसका क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 टन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा। तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या हो जाएगा, तो वेट बराबर mg होगा। mg डाल के उसका वेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा 60 पे, तो 60 गुने 3, 60 गुने जितना फोर्स है उसको 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 n हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच कैसा संबंध होता है। विपरीत, सीधा, विपरीत और सीधा दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का निम्न में से कौन सा सटीक अर्थ है। कौन सा सटीक अर्थ है, कौन सा सटीक अर्थ है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के खिलाफ दोषारोपण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय को सम्मान या विभिन्न भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णय को पुनरीक्षण करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय राज्यसभा के सभापति की जांच कर सकता है। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। कौन सा सटीक अर्थ है, तो यही है, सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का सम्मत नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इनमें से सत्य है। कर्नाट वंश के कर्नाट वंश के शासनकाल की मिथिला का स्वर्णविक कहा जाता था, ये पहला सही है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है, ये भी सही है। 1197 के आसपास बिहार पर हमला किया था इसने। इल्तुतमिश द्वारा मलिक जानी को बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। तिब्बत यात्री धर्म स्वामी का बिहार आगमन पाल वंश के समय हुआ, पाल वंश के समय हुआ। तिब्बत यात्री धर्म स्वामी का बिहार आगमन पाल वंश के समय नहीं हुआ था, कर्नाटक वंश के समय हुआ था, राम सिंह के राजा, तो ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फूलों में स्त्री के सर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। बीजांड, पुकेंसर, पराग या वर्तिकाग्र स्टिग्मा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र स्टिग्मा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। लखनऊ में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे। लखनऊ में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे, तो कैम्पबेल सही है। इलाहाबाद में ब्रिगेडियर जनरल नील थे, ये भी सही है। बरेली में हेनरी लॉरेंस, बरेली में हेनरी लॉरेंस, ये गलत है, बरेली में हेनरी लॉरेंस नहीं था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। और दिल्ली में हडसन, ये सही है। बरेली वाला ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 49 हो जाएगा यदि ये मैथ है। 49 का होगा, 49 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम क्या है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ए और बी दोनों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये कब आया था, तो 2024 में आया, 2024 में। 50 क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जहां पर्यटक सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं। कौन से हिल स्टेशन पर, ऐसा कौन सा हिल स्टेशन है। पहलगाम है, औली, कसौली या कसौल या मनाली, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पर्यटक सर्दियों के मौसम में मनाली, हिमाचल प्रदेश में इग्लू का अनुभव ले सकते हैं। इग्लू होता है बर्फ से बना हुआ घर, इग्लू अस्थायी सर्दियों के घर होते हैं। कुछ शिकारी जब वे लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो इग्लू नामक पारंपरिक बर्फ आश्रयों का निर्माण करते हैं। भारत के प्रमुख हिल स्टेशनों में दार्जिलिंग, ऊटी, मन्नार केरला, लेह, श्रीनगर और शिमला आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भूकंप को किससे नापते हैं। भूकंप को किससे नापते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ऊंचाई अल्टीमीटर से, विद्युत धारा एमीटर से, प्रतिरोध ओम से, प्रतिरोध
उनसे, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के उन्नयन से संबंधित है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 47, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 क। ये भारत का 97वां संविधान संशोधन से आया था, 97 अमेंडमेंट से, 97th अमेंडमेंट से। 54 नंबर क्या है? तो 54 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा के संबंध में असत्य कथन को चुनना है। इसे रेगुर मृदा भी कहते थे, ये सही है। ब्लैक सॉइल को भी रेगुर मृदा कहते थे, ऑप्शन सही है। यह मुख्यतः दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है, ये भी सही है। इससे इसी नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, तो गलत है। कम नहीं होती, अधिक होती है, अधिक होती है, तो राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से परिपूर्ण होती है, तो ये सही है। अगला, किरीटार्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? किरीटार्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो भारवी किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन प्रथम, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। और पल्लव का राजधानी कहाँ होता था? तो कांचीपुरम, कांचीपुरम तमिलनाडु में फिलहाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म पेयर गलत है? कौन सा पेयर गलत है? राजस्व घाटा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, तो ये सही है स्टेटमेंट। प्रभाव राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान, तो ये भी सही है। राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय उधार एवं अन्य देवताओं को छोड़कर, तो ये गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2 जोड़ो 2 घटाओ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? द्विपरमाणु गैस, एक परमाणु गैस, आदर्श गैस, वास्तविक गैस। वास्तविक गैस का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? इसमें हाँ 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर होगा ऑप्शन सी, आदर्श गैस। अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी किस गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है? तो आदर्श गैस के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच द फॉलोइंग, उपनाम और खिलाड़ी, उपनाम और खिलाड़ी का बताना है। हाँ, द सिक्किमी स्नाइपर किसको बोलते हैं? सिक्किम से कौन बिलोंग करते थे? तो फुटबॉलर बायोचिंग भूटिया, ब्लैक पर्ल किसको बोलते हैं? ब्लैक पर्ल तो पेले, ब्राजील के फुटबॉलर हैं, ब्राजील फुटबॉल खेलते थे पेले। सुपर कैट किसका नाम है? सुपर कैट नाम है क्लाइव लॉयड का। क्लाइव लॉयड वेस्ट इंडीज जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी 1975 1979 में, तब कैप्टन थे क्लाइव लॉयड। और 360 डिग्री कौन है? एबी डिविलियर्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उपबंध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही बताना है, कौन सा कथन सही है? समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति केवल संसद को है, अवशिष्ट सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका को है, संसद को राज्य सूची पर विधान बनाने की शक्ति है, या समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका दोनों को है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका दोनों को है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध, अल्प गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, अल्प प्रतिरोध, या अल्प गलनांक, अल्प प्रतिरोध। फ्यूज तार का मतलब अच्छा क्वालिटी किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अल्प गलनांक, मतलब जो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और रेजिस्टेंस पॉइंट ज्यादा होगा, ऑप्शन बी, अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध, ये सही होगा। 63 मैथ है, मैथ का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 77। निम्नलिखित में कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य कला बिहार में नहीं है? लौरिया नंदनगढ़ है ही, लौरिया अरेराज भी है, शाहबाजगढ़ी भी है, बसाड़, इसमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? शाहबाजगढ़ी नहीं है, शाहबाजगढ़ी नहीं है, राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और बसाड़ है। शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? तो अर्धचालक, कुचालक, प्रेरक या चालक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है?
66 नंबर, बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? अमरावती, मथुरा, सारनाथ या गंधार शैली? किसका दिखाई देता है? तो राइट आंसर होगा गंधार शैली का। बामियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमा में गंधार शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बामियान बुद्ध प्रतिमाएं 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। 5th सेंचुरी में निर्माण हुआ था इसका, 5वां शताब्दी में निर्माण हुआ था। यह प्रतिमा बालुआ पत्थर को तराश कर बनाई गई थी, बलुआ पत्थर को। अगला है हमारा मैथ का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11, 9, 7 या 6? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 हो जाएगा। आर्कियोपेट्रिक्स है किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों काल का सरीसृप। तो ये सरीसृप नहीं था, पक्षी था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जुरासिक युग का पक्षी था आर्कियोपेट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वैगनर ने, बी टेलर ने, हैरी हेस ने, आर्थर होम्स ने? राइट आंसर क्या होगा? तो अल्फ्रेड वेगनर ने। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, औषध विज्ञान, फार्माकोलॉजी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शाही नौसेना के विद्रोह द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मदन सिंह, बी.एस.सी. दत्त, एम.एस. खान, सरदार पटेल? राइट आंसर क्या होगा? एम.एस. खान हो जाएगा, एम.एस. भारतीय शाही नौसेना के विद्रोह द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष एम.एस. खान को चुना गया। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को, 18 फरवरी 1946। ये सब डेट आप अच्छे से मार्कअप कर लेंगे और अपने नोट्स में लिख लेंगे, एग्जाम में वो आ सकता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर, 73 नंबर का क्या है? सूची 1 को सूची 2 में कौन पेयर सही नहीं है? सही नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये सही है। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी सही है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी सही है। 350 ए ये प्राथमिक इस भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी नहीं है, ये इसका होगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए सुविधाओं का प्रदान है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है बताना। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये सही है। सबसे भारी धातु लिथियम, तो ये गलत है, ऑस्मियम होगा, ऑस्मियम होगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है, तो ये गलत है, मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम है, ये भी गलत है, मैग्नीशियम नहीं कैल्शियम। द्रवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा, तो ये सही है। 1 और 4 सही है और हमें सही नहीं बताना, 2 और 3 सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 75 का। मैथ ओरिजिन के जितने भी क्वेश्चन है वो हम अलग से सीरीज उसका ला के अपने शॉर्ट्स में सारा कंप्लीट कराएंगे, और शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि लंबा मेथड जान के तो कोई है फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम कंज्यूम करना है, टाइम बचाना है, तो वो सारे शॉर्ट्स में आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष 65, 3 वर्ष 65, 4 वर्ष 62 या 6 वर्ष 65? राइट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन ए। फिर सिंप्लीफिकेशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो ये वाला, एक मिनट, ये हाँ अंतर है, बी वाला ही अंतर होगा, बी वाले में अंतर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, बाकी सब गलत ऑप्शन है, यही अंतर यही है, ऑप्शन बी। अगला है हमारा, भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 2001 में, 2002 में, 2006 में, 2004 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2004 में।
अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्रों में शामिल है बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 4 सारा ही सही हो जाएगा, जितने हैं सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। हरी घास पत्तियां आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास पत्तियों आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक, ऑक्सोलिक, कार्बोनिक, ग्लूटामिक, कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। हरी घास में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उस समुच्चय का चयन करें जिसे ये रीजनिंग है, इसका राइट आंसर होगा आपका 92 हो जाएगा। 92, 79, 66 ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, क्या करना है? और पहला हम क्या दे 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन ये किससे रिलेटेड? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से। 102वां संविधान संशोधन 2028। 102वां संविधान संशोधन 2018, सॉरी 28 नहीं, ये किससे है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा से। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस है और 106वां है विधायिका में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का कार्य नहीं है? तो यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है, यह सभी हार्मोनों को निर्माण में सहायता करता है, मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो तीसरा और चौथा नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 85 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 67.2%। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है, लैपिली, ज्वालामुखी बम या प्यूमिस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ज्वालामुखी बम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य होता है? बजट मांगों की पूरी तरह स्वीकार करना, सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना, बजट पर चर्चा का समय बढ़ाना या बजट में मांग राशि को बढ़ाना? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने शुरू की थी? वास्को डी गामा, नीनो दी कुन्हा, अल्फांसो अल्बुकर्क या फ्रांसिस्को डी अल्मेरा? राइट आंसर होगा अल्मीरा, ऑप्शन डी। अल्मीरा 1509 में दमन दीव में मोहम्मद बेगरा को हराया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? पंचमढ़ी छत्तीसगढ़, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु, नौकरे मेघालय, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश? कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंचमढ़ी छत्तीसगढ़ नहीं है, एमपी है, एमपी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है कुषाण शासक को मैच करना है। कुजुल कडिफिसस कुषाण वंश की स्थापना, भीम कडिफिसस स्वर्ण मुद्रा चलाया, कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षण, हुस्कपुर नगर की स्थापना? ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? नील नदी की घाटी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, मृत घाटी या राइन नदी घाटी? सबसे बड़ी हो जाएगी ऑप्शन बी, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अंगल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ संपन्न हुई। प्रथम अंगल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। तो इसका राइट आंसर ये ए वाला स्टेटमेंट सही है, ये आर गलत है। ये दूसरा से किया था, प्रथम से नहीं किया था, सेकंड वाले से किया था, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बदलना है, उसका साइन बदलेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 94 नंबर, मैच करना है ब्लीचिंग पाउडर। मैच क्या करना है? ब्लीचिंग पाउडर को मैच करना है, ब्लीचिंग पाउडर को मैच करना है विरंजन से, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजन से मैच करना है। बेकिंग सोडा को प्रति अम्ल से मैच करेंगे। धावन सोडा क्या होगा? धुवन सोडा, कांच का विरंजन, और सोडियम क्लोराइड H2 तथा सील का उत्पादन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मैथ है 95 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी 28। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 जुलाई को ऑफशोर की घटना होती है, तो ये गलत है, 4 जुलाई को होती है। 3 जुलाई नहीं, 4 जुलाई को ऑफशोर होती है, और उपसौर होती है 3 जनवरी को।
उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होता है, तो ये सही है। तो आर सही है, आर ए गलत है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 97 क्वेश्चन, नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य बताना है? राज्यपाल अपने राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो ये गलत है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो ये बोले थे, कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या हेनरी विवियन डेरिजियो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है, कौन से ऊतक में? स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या पैरेनकाइमा? राइट आंसर क्या होगा? तो कोलेनकाइमा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? 178 142 ये सीरीज दिया होता है, 178 से 42 25 बार में, 178 से 42 36 बार में, फिर 42 से 17 25, 117 से 16 और ये 9, मतलब इधर स्क्वायर रूट से में कम हो रहा है। 6 का स्क्वायर रूट कम हुआ, 5 का हुआ, 4 का हुआ, 3 का हुआ, अब 2 का होगा, तो 92 में से 4 घटाएंगे कितना होगा? 88। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह से हमारा सेकंड टेस्ट दरोगा मेंस का खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सारा सॉल्यूशन कराया गया, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।